नमस्कार दोस्तों। एक कविता आपके साथ में शुरू करने के लिए मैं बिल्कुल सुनाऊंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश का शीश नहीं झुकने दूंगा। मेरी धरती मुझे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो लूट रहे हैं वो लूट रहे हैं इस मिट्टी की, मैं देश कहना, वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं। हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वो जितने अंधेरे लाएंगे, मैं उतने उजाले लाऊंगा। वो जितनी रात बढ़ाएंगे, मैं उतने सूरज उगाऊंगा। इस दल फरेब की आंधी में दीप नहीं बुझने दूंगा। सौगंध मुझे मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। यही कविता एक वक्त में हमारे प्रधानमंत्री, तत्कालीन जो है मुख्यमंत्री गुजरात, नरेंद्र भाई मोदी ने सुनाई थी और इस देश को लूट लिया था। प्यार से लोगों ने भरभरा करके वोट दिए थे और लोग उनके साथ चल पड़े थे। आज स्थितियां क्या हैं? आज स्थितियां यदि आप कहेंगे तो इसी पर आपको एक वीडियो जरूर दिखाना चाहूंगा जो उसके अनुसार इस साल की शुरुआत आप ये देखिए। चाइना को समझाना चाहिए था। एक दौर था जब श्री नरेंद्र मोदी चीन को लाल आंखें दिखाने की बात करते थे, और अब यह एक और दौर है जब चीन के साथ व्यापार लगातार बढ़ाया जा रहा है। वो भी तब जब चीन ने भारत भूमि पर दो गांव बसा लिए हैं। घुसपैठिए चीन पर मोदी सरकार की मेहरबानी लोगों की समझ से परे है। ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने घुसपैठिए चीन को क्लीन चिट दी थी। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। ये वही सरकार है जिसने चीन की हर हरकत पर चुप्पी साधी। अभी जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार इस साल के शुरुआती 6 महीनों में चीन के साथ भारत का व्यापार 67 अरब डॉलर के पार पहुंच गया, जिसमें निर्यात सिर्फ 9.57 अरब डॉलर का रहा, जबकि आयात 57.51 अरब डॉलर पर पहुंच गया। मोदी सरकार की चीन हितैषी नीतियों को आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कि पिछले साल के शुरुआती 6 महीने के मुकाबले इस साल आयात 34.5% बढ़ा है, जबकि निर्यात 35.3% घटा है। अब देशवासियों को यह बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर घुसपैठिए चीन पर मोदी सरकार इतनी। इससे आप जो है एक चीज सोचेंगे, मैं क्यों बता रहा हूं। मैं इसीलिए बता रहा हूं कि आपको याद होगा 2020 में चीन ने हमारे 20 सैन्य अफसरों और जवानों को मार डाला था और करीब 1 दर्जन के करीब घायल हुए थे और उन्हें पीट पीट कर बीभत्स तरीके से मार डाला था। उनके 100 देख करके आप वो हो जाते कि क्या स्थिति थी, क्योंकि वो निहत्थे थे और उनको कूच कूच के मारा गया था। कूच कूच के, आप कल्पना कीजिए, घेर कर कूच कूच के मारा गया। और उसके बाद में हमने क्या ड्रामे बताए थे, आज हम चीन के साथ ये बंद कर रहे हैं, हम चीन के साथ वो बंद कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? तब जो हमारा चीन के साथ में व्यापार था उससे आज कई गुना बढ़ चुका है। आत्मनिर्भर भारत हुआ है या चीन हुआ है, या आत्मनिर्भर के नाम पर हम चीन पर निर्भर हो गए? तो आप समझिए, जो पहली छमाही का रिजल्ट आया है 2022 का, तो वो है कि हमने 57.51 अरब
का जो है आयात किया है चीन से, जो पिछले साल के मुकाबले उससे बहुत ज्यादा है। क्यों? जवाब नहीं है। इसके बाद में आप देखिए, सिर्फ एक चीज होती, भारत चीन व्यापार जो 67.08 अरब का हो गया है, और यह स्थिति है, उसमें भारत कितना कर रहा है? 9.57 अरब, और चीन कितना कर रहा है? 57.51 अरब। तो यह स्थिति है। कौन सा खेल चल रहा है? किस बात का खेल चल रहा है? किसको आप फायदा देना चाहते हैं? आप कहते थे कि लाल आंखें, नीली आंखें। कौन सी आंखें भाई? आत्मनिर्भर है चीन, चीन को लाल आंख दिखाने का। आज चीन के लिए एक शब्द नहीं निकल रहा है, आपकी जबान से कोई शब्द नहीं है। इसीलिए शायद आज तक के भारत के इतिहास में चीन के साथ में रिकॉर्ड आपने व्यापारिक रिश्ते कर दिए। भारत का व्यापार बर्बाद हो रहा है, आश्रित हो गया है चीन के। हम निर्भर हो गए हैं, आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं। तो यह स्थिति है, जो हमने वायदे किए थे वो वायदे का बिल्कुल उलट चल रहा है। और स्थिति जो है उसको देखिए आप। तो इस तरह की स्थिति, भारत का व्यापार घाटा कितना हो गया है? 47.94 अरब, और यह घाटा चीन के कारण है, जो हमारा यह व्यापार घाटा है। और इतने भारी घाटे के बाद भी हम चीन के साथ लगातार व्यापार बढ़ा रहे हैं और आत्मनिर्भर का नारा दे रहे हैं। तो निर्भर होते हैं और उसके बाद में ये होते हैं। तो जब यह स्थिति हो तो आप सोचिए कि क्या है। तो 34.5% जो हम कर रहे हैं आयात, और उसके बाद में निर्यात 35.3% की जो बात करते हैं, सब चीजें बिल्कुल हवा में। इन सारे आंकड़ों को देखेंगे तो लगता है कि आप क्या कर रहे हैं और कहां ले जा रहे हैं। इन सब चीजों पर चिंता का विषय है। और क्यों चिंता का विषय है? क्योंकि आपने यह हालत कर दी है, इसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। और स्थिति यह है कि सारे बर्बादी में चल रहे हैं। हम ऐप पर बैन लगाते हैं लेकिन व्यापार चालू रखते हैं। हम कहते हैं हमने स्ट्राइक कर दी चीन पे। साहब, कैसी स्ट्राइक कर दी? कि हमने उसके ऐप पर बैन लगा लिया, और चीन की निर्भरता हमारे ऊपर लगातार रिकॉर्ड बढ़ती जा रही है। और यदि हम 2014 से तुलना करें तो सब कुछ बढ़ गया है। लेकिन चलिए हम मोदी के ही शासन से तुलना कर लें तो भी मोदी के शासन में ही वो कितने गुना हो गया है? 4 गुने से अधिक हो गया है। तो आप समझिए, एक समय में यह था कि हमारा आयात और निर्यात उससे लगभग बराबर के आसपास था। आज स्थिति ये, रुपया 80 रुपए पार हो गया है, और गैस का सिलेंडर आपको पता ही है। तो गैस का सिलेंडर आप दे रहे हैं, उसके अलावा दूसरी चीजें, बेरोजगार जो है बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। सिर्फ जून महीने में 1.3 करोड़ बेरोजगार बढ़ गए। और अब आप हमारी रोटी पर भी जीएसटी लगा दे रहे हैं, हमारे खाने पर भी जीएसटी लगा दे रहे हैं, दूध पर भी जीएसटी लगा दे रहे हैं, पनीर पर भी जीएसटी लगा दे रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? किसकी साख गिरा रहे हैं? किसका क्या कर रहे हैं? तो ये सारी स्थिति है। कांग्रेस पार्टी पिछले 2 दिन से जो है लोकसभा और राज्यसभा में इस बात को लेकर के पूरा जंग छेड़े हुए है कि आप पहले जवाब दीजिए महंगाई पर, जवाब दीजिए अग्निपथ पर, जवाब दीजिए जीएसटी पर, जवाब दीजिए बेरोजगारी पर। और आप जवाब नहीं देना चाहते। जनता के अधिकार और विपक्ष की आवाज को आप दबाना चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष की आवाज जनता की आवाज होती है। एमएसपी पर जो आपने कमेटी बनाई उसमें कोई किसान मोर्चा का व्यक्ति नहीं रखा, और पूर्व कृषि सचिव ब्यूरोक्रेट को उसका अध्यक्ष बना दिया। आप बताइए संजय अग्रवाल को क्यों? क्योंकि आपको कुछ कारपोरेट के हिसाब से तय करना, और कारपोरेट तय कर रहे हैं कि कैसी कमेटी बनाई है और क्या करिए। आप बैंकों का जो एक समय में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण करके बैंकों को हमारी आपकी संपत्ति बनाया था, वो संपत्ति जो है अब आप बेच रहे हैं। किसको बेच रहे हैं? उनको बेचने का काम कर रहे हैं। आज यही का दिन था, 19 जुलाई 1969 इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, और आज आप उसे बेचने जा रहे हैं।
तो आप ये समझिए तब भी आप उनके साथ खड़े थे। गैस का सिलेंडर आज 1053 रुपए हो गया है, फिर भी आप वहां खड़े हैं, महंगाई की कोई बात नहीं कर रहे हैं। आज जो है आपने ये देखा हो कि संसद भवन में के जो बाहर गांधी प्रतिमा है वहां पर राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरी विपक्ष के सांसदों ने आज धूप में, उतनी कड़ाके की धूप और उमस के बीच में पूरा प्रोटेस्ट किया कि किस तरीके से महंगाई, किस तरीके से आम जन को प्रभावित कर रही, किस तरीके से बर्बादी में जा रही है। पब्लिक सेक्टर डिफेंस कंपनियों को उन्होंने क्या किया, नरेंद्र मोदी ने अलग अलग सेक्टरों में संगठित कर उन्हें नई ताकत दे दी है। और यह मोदी सरकार ने रक्षा क्षेत्र की 6 कंपनियां बेच दी है, उनकी हिस्सेदारी बेची है। 5 साल में उन सबको बेच के 26,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। और दूसरी तरफ आप क्या कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर डिफेंस कंपनियों को हमने अलग अलग सेक्टर से संगठित कर उन्हें नई ताकत दी है। ताकत नहीं दी है, बेच दिया है आपने। पिछले 8 साल में जो आप स्थिति ये है कि कहते चले आ रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी होगी, दोगुनी होगी, दोगुनी होगी, और आज तक नहीं हुई है। और इसको लेकर के मैं आप ही का बयान सुनवा देता हूं कि आपने ही क्या कहा था। मैं ये है कि देश नहीं बिकने दूंगा की स्थिति क्या है, तो इसको आप देखें और फिर आप कहें कि असल में क्या है कि जब अदानी अंबानी के हिसाब से चलेगा तो यही होता है। और ये है मध्यम वर्ग के जेब पर फिर से हमला किया है। मोदी सरकार ने घटती आय और बढ़ती महंगाई के बीच बिना ब्रांड के पैक्ड उत्पादों पर 5% जीएसटी का बोझ लाद दिया है। पहले से ये महंगाई बढ़ाने का है, ये महंगाई बढ़ाने का है। तो आप ये समझिए, इस तरह से आप महंगाई कभी बढ़ाते हैं, कभी कुछ बढ़ाते हैं। आप ये देखिए, आप कहते थे तो आप सब ये आप ही हैं, कोई और नहीं। आप कहते थे, आप बोलते थे, और 8 सालों में जो हुआ है आपके सामने, पूरा देश देख रहा है। तो मोदी जी, ये झूठ के बूते आप कब तक चलेंगे? कब तक आप बोलेंगे कि हम देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, देश नहीं है? और आप तो देश को भी बेच रहे हैं, दूसरी चीजें भी बेच रहे हैं, किसानों को भी बर्बाद कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। और जब ये स्थिति होती है, अब आपने लोगों की थाली भी छीनने का काम शुरू कर दिया है। और जब ये सब आपने कर दिया हो तो निश्चित रूप से जनता आपसे सवाल करेगी। हिंदुस्तान पहला देश बन गया है जहां पर कॉपी किताबों पर भी और इन सब पर भी अब जीएसटी लगने लगा है। आप समझिए, बच्चों की पढ़ाई तो पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन आज क्या हो गया, पढ़ेगा तो सवाल पूछेगा इंडिया। और सवाल नहीं चाहिए क्योंकि हमें सत्ता स्थापित रखनी है और इसके लिए काम करना है। और इसके लिए जब वो अज्ञानी होगा तो आप उसको कुछ भी समझा देंगे, कुछ भी बता देंगे और सारी चीजें कर देंगे। तो उस स्थिति में चीजें होंगी कि हाँ साहब क्या हालत है। आज हमारे जो मंगल पांडे होते थे, पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने 1857, आज उनका जन्मदिन है। उनको नमन करते हुए मैं यही कहता हूं कि आपने सदैव जिस तरीके से झूठ बोला, इन सबको अपमानित किया है, जिस तरीके से आज देश के सांसदों को खड़े होकर के वो तो ये स्थिति है मोदी जी, आपके कारण आज ये स्थिति करनी पड़ रही है। उनको लड़ना पड़ रहा है जिन पर आप आरोप लगाते थे। उनके समय में आपसे 4 गुने से लेके 6 गुने तक जो है कम महंगाई थी। और आज क्या स्थिति है? आज स्थिति आपने बिल्कुल ये कर दी है। क्यों? पढ़ा हुआ आदमी आपको चाहिए ही नहीं। तो पढ़ा हुआ आदमी होगा
तो आपको समस्या हो जाएगी। देश में महंगाई की मार से तो हर नागरिक परेशान है। हम चाहते थे कि हाउस के अंदर, पार्लियामेंट में इसकी बहस हो कि जो हालत आज देशवासियों के है महंगाई को लेके, उसकी चर्चा हो। लेकिन आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं। संसद में वो चर्चा करना चाहते हैं कि आपने भाई क्यों बढ़ाई है महंगाई, क्यों किया है, तो आप उसको नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वो सही नहीं लगता, इसीलिए आप अनपढ़ चाहते हैं। और अनपढ़ चाहने के बाद क्या करेंगे? आप अपने उनको जो गद्दार थे, जिन्होंने देश की आजादी के दौरान अंग्रेजों के तलवे चाटे थे, उनको आज महिमा मंडित करने के लिए आप तरीके अपना रहे हैं। इसको लेकर के एक वो देखिए, 13 लेख सावरकर जी पर लिखे गए, 1 लेख महात्मा गांधी। मैं नित नया शगुफा, नित नई बहस, ध्यान भटकाव आंदोलन भारतीय जनता पार्टी चलाती है। गांधी स्मृति दर्शन संस्था ने एक नया अंक छापा है। सांस्कृतिक मंत्रालय ने एक नया शगुफा छोड़ा। उस अंक, स्पेशल अंक की कवर जो है वो सावरकर जी है। 13 लेख सावरकर जी पर लिखे गए, 1 लेख महात्मा गांधी पर लिखा। अरे प्लीज, सावरकर जी की जय जय करनी थी तो ऑर्गेनाइजर और पंचजन्य जो आपके पब्लिकेशन है नागपुर से छपते, उसमें छपवाते हैं। क्यों गांधी से मान्यता चाहिए? लेकिन गांधी को सांस्कृतिक मंत्रालय का ये कहना कि उनका कंट्रीब्यूशन और सावरकर का कंट्रीब्यूशन फ्रीडम स्ट्रगल में एक बराबर है, ये बात गले के नीचे नहीं उतरेगी और इसके खिलाफ बोला जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ना कि आज सावरकर को जस्टिफाई करने के लिए कैसे अपने, क्योंकि आपके पास तो कोई देश की आजादी के लिए, देश की मिट्टी के लिए, देश के लिए और देश को बचाने के लिए मरने वाले लोग नहीं हैं। आपके पास चूंकि ये लोग नहीं है, इसलिए आप क्या करते हैं? कांग्रेस के लोगों को के साथ जोड़ के किस तरीके से अपने लोगों को महिमा मंडन करने का काम करते हैं, वो आप कैसे करते हैं? सरदार पटेल किसके थे? मरते मरते कांग्रेसी थे। लाल बहादुर शास्त्री किसके थे? मरते मरते कांग्रेसी थे। महात्मा गांधी, जो भी जिस भी नेता की आप बात करते हैं, वो सब कांग्रेसी थे जिन्होंने इस देश के लिए लड़ाई और देश को बनाने की लड़ाई लड़ी। आपके लोग क्या कर रहे थे? आपके लोग अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, अंग्रेजों के साथ किस तरीके से अपने आप को उसके लिए कर रहे हैं। यही वजह है कि आप कॉपी किताब पर भी जीएसटी लगाते हो। आप फीस यूनिवर्सिटीज की और बड़े इंस्टीट्यूशंस की, छोटे इंस्टीट्यूशंस की इतनी बढ़ा देते हो। आप नई शिक्षा नीति ला करके वास्तविक शिक्षा को बदल देने का काम करते हो। क्यों? क्योंकि जिससे आपके पास ज्ञान ही ना हो, आपको सच का पता ना हो और हम सच बदल दें। हम गांधी स्मारक से छाप करके किताब कह दें कि वो तो देखे गांधी स्मारक नहीं छापा था, महिमा मंडन किया था सावरकर का। इंदिरा गांधी ने बड़ाई की थी, इंदिरा गांधी ने कभी नहीं बड़ाई। गांधी जी की हत्या के षड्यंत्र के मामले में मुलजिम थे सावरकर और बाद में कुछ सबूतों के अभाव में मोरारजी देसाई ने वो सबूत पेश नहीं किए, क्योंकि मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी से बगावत के कारण स्थिति क्या हुई, वो आपके साथ आकर के खड़े हो गए और आपके साथ मिलकर के वो फिर प्रधानमंत्री बनने का उनका सपना पूरा हुआ। तो ये सारी चीजें जब सामने देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े सच और इतने दर्दनाक है कि आपको एक्सपोज कर देते हैं। तो आप सिर्फ बेचने का काम करते हैं और आपने बेचा। और अब चीन के नाम पर कहते थे, जो चीन लगातार हमको हमारे साथ धोखा करता आया है, हमारे साथ हर तरीके से उसने किया है। जहां आकर के यही चंडीगढ़ से कुछ ही दूरी पर स्थित है नंगल, वहां पर उसने बैठकर पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और उसी के बाद में जाकर के उसने धोखा देकर के किस तरीके से हमला किया और किस तरीके से भारत को पराजय देखनी पड़ी। हम विश्वास में मारे और उसके बाद में हिंदी चीनी भाई भाई की बात करके गया और उसके बाद में हमारे साथ धोखा कर दिया, पीठ पे छुरा भोग गया। वही काम आपके लोग करते थे, अंग्रेजों के साथ मिलकर के अपने लोगों के खिलाफ मुखबिरी करते थे, उनके खिलाफ गवाही देते थे और उनको मरवाते। सावरकर क्या थे? सावरकर पेंशन लेते थे अंग्रेजों से इस बात की कि हम मुखबिरी कराएंगे।
सावरकर ने चंद दिन के ही जेल में वो उनकी हालत बिगड़ गई थी और उन्होंने माफी मांग करके वो माफी दी। और पंडित नेहरू 9 साल से ज्यादा जेल में रहे, उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी छोड़े। गांधी जी ने कभी माफी नहीं मांगी। तमाम सारे कांग्रेसी नेता जेल में रहे लेकिन माफी नहीं मांगी। भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए लेकिन माफी नहीं मांगी। तो आप समझ लीजिए, और आप क्या है, आप उनके साथ खड़े होने वाले लोग। तो आप अपने चरित्र को समझ लीजिए। आप तो भारत के लोगों को, भारत के जवानों को, सबको मरवाकर उनकी लाशों पर सत्ता स्थापित करते हैं। और जब आप ये करते हैं, अब तो एक्सपोज हो चुका है कि जो मुस्लिम आतंकवादी भी तमाम जगह पे भेजे जाते हैं और उनसे काम कराया जाता है, वो आप ही के होते हैं। वो आप इसलिए करते हैं जिससे कि वोटों का ध्रुवीकरण हो। तो ये सारे आपके जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है उससे जुड़े हुए लोग होते हैं। अब तो बहुत चीजें सामने आ चुकी हैं। अब तो ये भी सामने आ चुका है कि कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ उसके पीछे भी आपकी साजिश थी। आप ही थे जिसके कारण उनके ऊपर इतने बड़े अत्याचार हुए, बेटियों के साथ बलात्कार हुए, उनके साथ इतने बीभत्स घटनाएं हुई। तो आप इन सब के दोषी हैं, और इन सब के दोषी हैं। और अब आप देश भी बेच रहे हैं, देश की भूमि भी बेच रहे हैं और देश पर दूसरों का कब्जा भी करा रहे हैं। सब कुछ सामने, ये किसी से छिपा नहीं। इसके साथ मैं अपनी चर्चा समाप्त करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि सच सही लगे तो उसे आगे बढ़ाइए, और ये नहीं लगता है तो हमें बोलिए, हमें लिखिए, हमें क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन सच सामने आना ही चाहिए। ये आपके लिए, हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि ये फांसीवादी लोग, ये नाजी लोग झूठ फैलाकर जो है पूरे देश को बेचने में लगे हुए, बर्बाद करने में लगे हुए, चीन जैसे देशों के आगे गुलाम बनाने को लगे हुए। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं, नाम तक नहीं लेते हैं। इसके साथ समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।